ये कार्यक्रम जो कि पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम है, न्यू मीडिया कॉम एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया है। क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के मल्टी डायमेंशनल स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। उनको एक तरफ जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाया जाता है टैली सॉफ्टवेयर पे, तो दूसरी तरफ फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और इन डिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए जाते हैं। CCC के नए सिलेबस के अनुसार लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क और इम्प्रेस जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं। तो MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, वो भी पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाई होती है। C लैंग्वेज और HTML की भी क्लासेस चलती हैं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी जानकारी कैसे एप्लीकेबल है, उसको कैसे इस्तेमाल करें, और इसके साथ फ्यूचरिस्टिक IT स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो आप बड़े ही धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की एक बड़ी खास बात हमेशा ही होती है यहाँ स्टूडेंट्स की, कि वो खुद ही आगे आकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से और डिसिप्लिन, अनुशासन में रह करके और किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री वैभव कुमार जी हैं। उनके बारे में परिचय आपको बताया गया, दिया गया। इंटर कॉलेज में TGT कॉमर्स, और साथ में आपके बारे में एक बात बता दूं कि ये केवल इनकी पहली प्रोफेशनल लाइफ की जॉब नहीं है। मुझे बड़ा गर्व है कि आपने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में भी कार्य किया है। अगर हो सकते कि आए और कुछ अपने बारे में भी और कुछ बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें। धन्यवाद। आइए, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। और यहाँ उपस्थित शिक्षक महोदय एवं डियर स्टूडेंट, यहाँ जो आपका ये कार्यक्रम है, जो जिसमें कि आप लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पूरा जुड़ा हुआ है और आप लोग यूथ हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। आप तो कहीं न कहीं से एकेडमिक रूप से एजुकेशन ले रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा ये जो नॉलेज आप ले रहे हैं, ये आपके लिए भविष्य में कहीं न कहीं आपको किसी न किसी मुहाने पर आपको साथ देंगे। आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई गोल डिसाइडेड है। क्या सभी ने गोल डिसाइड किया है? Yes, अब आप बात करते हैं गोल का। क्या आपका गोल स्मार्ट है या ऑर्डिनरी गोल आपका है? स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? खास। इससे पहले मुझे यहाँ पर एक बार मैं आने का प्रयास किया था ऐसे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैं नहीं आ पाया था। इससे पहले मैं प्रोग्राम चलाता था सेबी के रूप में, एक्स का लेक्चरर हूँ। तो यहाँ पर मेरा लगा था ड्यूटी, मतलब लेक्चर देने के लिए नहीं आ पाया था। उसके लिए नहीं तो मैं जहां जाता हूँ पहले जरूर आता था कि आपका गोल क्या होता है। स्मार्ट का मतलब होता है नहीं कि केवल विशेष। स्मार्ट की 5 वर्ड में स्पेशल वर्ड हैं। एज फॉर स्पेसिफिक, क्या आपका जो गोल डिसाइड किए स्पेसिफिक है? यानी गोल डिजाइन रास्ता न बदल सके। M मेजरेबल, क्या आप उसको माप सकते हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जब तक आपका गोल मेजरेबल नहीं होगा, कभी भी आप अचीव कर ही नहीं सकते हैं। हमने गोल डिसाइड कर दिया चांद पे जाने का, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने IAS बनने का गोल डिसाइड किया है, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं क्या सिलेबस है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपका जो भी आप गोल डिसाइड किए उसका मेजरेबल होना चाहिए। अचीवमेंट, क्या वो अचीवेबल है? ऐसा तो नहीं कि वो अचीव किया ही नहीं जा सकता है।
बहुत से लोग ऐसे गोल डिसाइड कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं होता है। क्या तेंदुलकर आईएएस बनने का सपना ले लिए होते तो क्या आईएएस बन लेते हैं? क्योंकि वो उनके हर व्यक्ति का अलग जैविक रूप से उसका स्पेशल होता शरीर, वो कहीं न कहीं स्पेशल रूप में जाता है। तो आपके हिसाब से वो अचीवेबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है। रियलिस्टिक्स, क्या वो यथार्थ में लागू है? कुछ चीजें यथार्थ में नहीं हो सकती हमारे समाज में, उसको मान्यता नहीं दी जाती है, कुछ को मान्यता दी जाती है। अभी हाल ही में आज से 5 साल पहले महिलाएं बोलती कि हमें आर्मी का हेड बनना है। क्या बन सकती है भारत में? क्योंकि वो हेड महिलाओं के लिए था ही नहीं। एंट्री अभी खोला गया, जस्ट एनडीए में जस्ट खोला गया है। तो जो आप गोल डिसाइड किए हो, क्या वो गोल रियलिस्टिक है कि नहीं? और जो लास्ट वर्ड है टाइम बाउंड, क्या वो आपका टाइम बाउंड आपने डिसाइड किया कि हम 5 साल में करेंगे या 60 साल में करेंगे? अगर ये आपका स्मार्ट गोल रहेगा तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगर केवल ऑर्डिनरी गोल बनाए हुए हैं तो बहुत लोग तैयारी करते हैं और उसको ले नहीं पाते हैं। आप यूथ हैं, आपको भविष्य में कुछ करना होगा तो पहले अपना चेक करें कि जो आपका गोल बना है वो स्मार्ट कैटेगरी में आता है कि नहीं। अगर स्मार्ट नहीं है तो इसको स्मार्ट बनाइए। इसके साथ ही जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करने से पहले आप अपने उसके लिए रणनीति तैयार करिए। इस रणनीति में एक मैनेजमेंट का फॉर्मूला होता है SWOT, स्ट्रांगनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। 2 चीज यहां पर आपके इंटरनल जुड़ी होती हैं और बाकी 2 चीज एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल में वो हमारे कंट्रोल में होती हैं और एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रांगनेस मालूम होती है, हर व्यक्ति को अपनी वीकनेस मालूम होती है, लेकिन लोग अपनी वीकनेस को छुपाते हमेशा छुपाते हैं। परीक्षा दे के आएंगे, आप लोग ही अगर यहाँ का जीके का कंपटीशन दिए होंगे, गेट से निकलते ही बोलेंगे 100 ऑफ 98, गेट के बाहर गए होंगे 90 टिके होंगे और घर गए होंगे 70 पर आ गए होंगे। ये रियल में है। एग्जाम के बाहर जैसे ही आप कभी अगर आपको न मालूम हो तो किसी एग्जाम सेंटर पे चले, जब एग्जाम खत्म हो रहा हो, देखिए बात करेंगे, सबका 90% भागता है और कट ऑफ आ जाता 70 के आसपास। तो लोग अपनी वीकनेस को बताना ही नहीं चाहते हैं और यही उनकी गलती है। अगर आप अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर लिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, जब ये सर बताया कि मैं एसएससी का एग्जाम दे रहा था, मेरी वीकनेस भी थी, मैंने पकड़ लिया था, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। मैं 2006 में एग्जाम दिया, उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश का था। मैंने कहा कि ये भी क्वेश्चन हल नहीं करूंगा और 150 क्वेश्चन में मैंने टारगेट किया कि जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, मैं उसको इतना स्ट्रांग कर दिया कि उसका भी कवर कर ले, जो मेरा वीकनेस का। मैंने मैथ को 98 आउट ऑफ 198 किया और जीएस को 34 कर दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने एक भी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिकल में बना लिया था कि मैं स्ट्रेटेजिकल यहां से फेल हो रहा हूं। जिस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि नहीं हमें ऐसे करना है कंपटीशन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं लगातार जब भी एसएससी का एग्जाम 2006 से लेकर 2012 तक प्री निकालता गया, बस इसी स्ट्रेटजी पर कि मुझे 200 में नहीं फाइट करना, मैं 150 में फाइट करूंगा। आपका कट ऑफ जा रहा है 130, हम 150 में 130 ला देंगे। जब मैं अपनी वीकनेस को नहीं दूर कर पा रहा हूं तो अपने स्ट्रांग को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि आपका वीकनेस वहां पर छिप जाए। और अपॉर्चुनिटी वो हमेशा नहीं आती, वो आपके हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, वो डिपेंड करती है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर। और थ्रेट्स वो भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। तो जब कभी भी आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, इन चारों चीजों का ध्यान रखिए। 2 तो आपके हाथ में है, जो 2 बाहरी हैं अपॉर्चुनिटी। जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको तुरंत
पकड़ने का प्रयास करिए और कभी जो थ्रेट्स दिखाई देती हैं उससे बचने के प्रयास करिए। जो आप कंपटीशन देते हैं उस कंपटीशन में एग्जामिनर थ्रेट्स भी बनाता है। जब कोई पेपर बनता है तो जब ब्लूप्रिंट बनता है उस ब्लूप्रिंट में थ्रेट्स का भी डाला जाता है। वो थ्रेट्स का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो इतनी इजी होंगे कि आप कर लेंगे, लेकिन आपका टाइम खा जाएगा। वो क्वेश्चन वो सब जानता है कि वो क्वेश्चन बच्चों का आता है। अगर हम देते रहे कुछ लंबे से कैलकुलेशन वो हल कर लेंगे आप, लेकिन आपका टाइम खा गया। वो थ्रेट्स हैं, ऐसे थ्रेट से बचिए। वो जानबूझ के डाला गया है कि आपका टाइम, आपको एसएससी में ऐसे मिलते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन हल करने हैं 60 मिनट में, तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो छोड़ कर भाग जाइए। तो वही सब थ्रेट्स होते हैं। तो अगर आप थ्रेट्स को पकड़ लिए कि नहीं ये सब थ्रेट्स हमारे लिए परेशान करने के लिए छोड़े गए, बैरियर्स हैं, हम उनको छोड़ दें। हम ऐसे लोगों को देखे हैं मैथ में कहें हम मैथ से एमएससी हैं तो हम कहें हमको आ क्यों नहीं रहा, और उसी ईगो में वो 10 मिनट खा जाते हैं। अगर वही बंदा छोड़ कर निकल गया होता तो सेलेक्ट हो जाता। तो आप लोगों को जब भी कोई अपने लिए बनाए रणनीति, उसमें इन चारों चीजों का अवश्य ध्यान रखें। अगर ये 4 चीजें आप फॉलो कर लेंगे, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन, जहां तक मुझे आशा है आप उसमें बीट कर जाएंगे। नहीं बीट करेंगे, सम्मानजनक स्कोर लाएंगे। देखिए सक्सेस अलग होता है। सक्सेस केवल आपके ज्ञान पर डिपेंड नहीं करता है, कहीं न कहीं आपके लक फैक्टर को भी डिपेंड करता है। संयोगवश मैं इसका भोगी हूं लक फैक्टर का। 2008 में मैं रिटर्न दे रहा था मेंस का, परीक्षा कैंपस सीबी इंटर कॉलेज इलाहाबाद में 3 बजे के आसपास मुझे एकाएक पेट में दर्द हुआ, एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया हॉस्पिटल, और 2 घंटे बाद मैं सही हो गया था। और वो मेंस का लास्ट पेपर था। आप समझिए कि आपके उस समय एसएससी के इंस्पेक्टर लेवल पर 7 पेपर होते थे मेंस के, जिसमें से हम 6 दे चुके थे, 7वां दे रहा था। वो भी मैथ का पेपर था। मैथ मेरा स्ट्रांग पॉइंट था। अगर मेरा तबीयत नहीं खराब हुआ होता, अब उसमें क्या किया जाए, लक कहा जाए। और ऐसा हुआ कि मैं केवल 2 घंटे के लिए बीमार हुआ। जो सुनता है तो क्या हो, मैं खुद भी कभी कभी मुझे आता कि मैं कैसे उस समय एकाएक कैसे मैं अचेता असम चला गया। जब मेरा मुझको आया तो मैं हॉस्पिटल में था उस समय, और उसके बाद मैं सही हो गया, इलाहाबाद से घर भी आया 8 बजे रात को, कुछ नहीं था। अब क्या बताया जाए। तो उसको बोलते हैं लक फैक्टर। आपने मेहनत किया, आपके तकदीर में नहीं था तो वो है, लेकिन आप कहें कि हम मेहनत ही नहीं किए हैं हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। हो सकता है कि आप मेहनत किए हैं तो एक बार आपको लक धोखा दे, बार बार लक आपको धोखा नहीं देगा। कहीं ना कहीं अगर आप है तो आपको मिलेगा ही, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। परीक्षाएं जो आप देते हैं, अभी आप जो जीके कंपटीशन दे रहे हैं, ये देखिए एक पेपर था। इस पेपर में जो आप नंबर लाए हैं फर्स्ट सेकेंड आ सकते हैं, ये मत सोचिए कि वो बहुत अच्छा है, वो उस पेपर में बहुत अच्छा है, मान सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने पढ़ा वही आ गया। हमने 100 क्वेश्चन पढ़ा, एक को नहीं आया। लेकिन जो ये अब आप उससे जो फर्स्ट सेकेंड नहीं आए तो उसमें क्यों नहीं आए उसको देखिए, और असफलता सफलता की कुंजी है, ये जान लीजिए। वहीं से एनालिसिस करिए कि हम क्यों नहीं हो पाए, कौन से सेक्टर्स हमसे छूट गए। अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो आगे के कंपटीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिद, इस फील्ड में अगर आप रणनीति बना के, जिद बहुत जरूरी है। कहते जिद्दी कहते हैं जिद खराब है, लेकिन मैं कहता हूं जिद बहुत अच्छी है। अगर जिद आप कर लिए कि हमें ये करना है तो कर लेंगे। अगर जिद ही नहीं आपके अंदर है कि आपको नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। कंपटीशन है तो कंपटीशन में बगल वाला भी नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा। मित्र को सोचता है कि आगे कैसे निकल जाए। परीक्षा जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सब चाहता है निकालो भाई, साथ में हम पास वो भी पास। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, रैंकिंग की बात आई तो मित्र से भी दोस्ती नहीं बनती है। बताना हुआ तो गलत क्वेश्चन बता दिए कि पीछे आ जाए। आप लोग इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं भी कॉमर्स का टीचर हूं। हमारा
जहां तक उद्देश्य होता है बच्चों को कॉमर्स के बारे में जितना चीज हो सके, जिस लेवल पे भी हो सके। अभी तो हम क्योंकि हम लोग जहाँ हैं वहां पर भाई रूरल एरिया है, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है। आज के रूरल एरिया में जो कॉमर्स की हालत है, हम लोग जान रहे हैं कैसे लोग सोचते हैं कि कॉमर्स मतलब कुछ नहीं, जबकि वास्तविकता में अगर आज की इंडस्ट्री की रीढ़ है तो कॉमर्स ही है। आईटी के बाद कॉमर्स का ही काम है, लेकिन आज के सेक्टर में न गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है और समाज तो उसको ऐसे देख रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं सर का कि मौका दिया हमें यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा सर ने अपने इस भाषण में, अपने इस वक्तव्य में, अपनी इस बात में न केवल प्रेरित किया बल्कि अपने जीवन की सच्ची घटनाओं के उदाहरण के जरिए आपको बहुत सारी बातें बताई। निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभदायक होगा, बशर्ते ये कि आप उसे सीरियसली और सिंसियरली फॉलो करें। स्ट्रेटजी जिसके बहुत ही अनिवार्यता बताई सर ने, उसके हिसाब से अपना अध्ययन करें, पढ़ाई करें और उसमें फोकस करके और सक्सेस को अचीव करें। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी इसीलिए ली जाती हैं ताकि आपको सारी जानकारी है, उसके बावजूद उसको कैसे प्रेजेंट करें, यह बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं इस क्रम में आगे संजना को बोलता हूँ कि वो आगे की कार्यवाही संचालित करें।